Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 4th of June 2022. 4 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। इसके साथ ही आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर, कल के पेपर के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। और आप लोग अच्छे से अपना पेपर सॉल्व करिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू पीपल एंड आई होप आप लोग जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, जिन्होंने रिवीजन कर लिया है, अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखिएगा, तभी आप बेस्ट अपना रिजल्ट दे पाएंगे। जहाँ भी आप थोड़ा घबराएंगे या डरेंगे या बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे तो वहाँ पे आपका रिजल्ट थोड़ा ख़राब होगा। इसलिए घबराना और बिल्कुल पैनिक करना बिल्कुल नहीं। और जो आपका बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट आप दे करके आइए, है ना। एक वीडियो अभी मैं 1-2 घंटे में ज़रूर बना दूंगा कि किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और किस तरीके से अपने नेगेटिव्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सब्जेक्ट दैट दे डील विद। पहला लिखा है, जैसे पार्ट 5 लिखा है स्टेट्स, पार्ट 4 लिखा है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 11 लिखा है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आपको बताना है कि करेक्टली इनमें से कौन सा मैच्ड है ऑलरेडी। तो ऑप्शंस आर 1, 2 या 3 ओनली, या 2, 3 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द मैक्सिम नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। एक आपने पॉलिटी की जब बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक मैक्सिम लिखा हुआ रहता है, जिसका मतलब होता है नो मैन और नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। आपको बताना है कि वो मैक्सिम कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है नॉन बिस इन इदम, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ऑट्रेफॉइस कॉन्विक्ट या ऑट्रेफॉइस एक्विट। आपको बताना है कि इनमें से कौन से मैक्सिम का मतलब है नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। इनमें से एक ही सुना होगा आपने, वैसे भी तो वही आंसर है। तीसरा सवाल है, सेक्शन 377 जो आईपीसी का था वो वॉयलेटिव था आर्टिकल 21, 14, 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किस केस में डिसाइड किया गया था? ऑप्शंस आर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, एंड डी शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो आपको बताना है कि इनमें से किस केस में सेक्शन 377 के रिगार्डिंग डिसीजन लिया गया था। तो बहुत ही ईजी का सवाल है, आप लोग कर लेंगे। आंसर से करके बता देता हूं मैं, मैच कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने आपने सही किए। पहला सवाल था कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो केवल तीसरा मैच है। अगर आपको याद हो तो पार्ट 5 जो है वो यूनियन का है, ना कि स्टेट का। और पार्ट 4 जो यहाँ फंडामेंटल राइट लिखा है तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट का है, पार्ट 4 डीपीएसपी का है ना। तो ये इजी था, फर्स्ट सेकंड गलत थे, तीसरा सही था। दूसरा सवाल था किस मैक्सिम का मतलब है नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, तो इसका है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। आपने बहुत ही बार सुना होगा। तो ये कुछ जो मैक्सिम्स हैं इनको याद रखिएगा, जैसे ऑडी अल्ट्रम पार्टम है, लेक्स रेक्स होता है, एक होता है लेक्स रेक्स मतलब लॉ इज किंग, एक होता है रेक्स लेक्स यानी किंग इज लॉ, है ना। ये भी आपने सुना होगा। इसके अलावा आपने सिनेडाइन, सीए क्वानॉन, ये सारे तो जरूर सुने होंगे, है ना। सिनेडाइन सुना होगा, डी ज्योर, डी फैक्टो। तो ये कुछ जो मैक्सिम्स हैं इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसे नहीं कि ये नहीं पूछेगा या बिल्कुल नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, ठीक है ना। अगला आप क्वेश्चन था, सेक्शन 377 जो है वो कौन से केस में डिसाइड होता है? देखो विशाखा केस में तो विशाखा गाइडलाइंस आई थी, है ना, दैट वाज रिलेटेड टू हैरेसमेंट एंड ऑल। दूसरा आपका श्रेया सिंघल का केस है जो कि ये सेक्शन 66A आईटी एक्ट से रिलेटेड है। नाज फाउंडेशन वाला जो केस है वो सेक्शन 377 से रिलेटेड है। और शायरा बानो केस आई थिंक ये आपका आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, है ना। तो शायरा बानो केस भी अलग हो गया। तो ये 4 केसेस हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, कि चारों मैंने आपको बता दिए कौन कौन से केस थे, ठीक है। आगे देखते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 150 वर्ड का है। आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंडिया में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आपको बताना है कि इंडिया में अगर हमको हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एपीआईबी की भी न्यूज़ है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। तो इसमें आईआईएम अहमदाबाद ने एस फार्म्स इंडिया के साथ मिलकर के, आईआईएम अहमदाबाद ने एस फार्म्स इंडिया
एस फार्म्स इंडिया क्या है? एक ई मार्केट प्लेस है फॉर एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड के लिए ई मार्केट प्लेस है, ठीक है ना। तो IIM अहमदाबाद ने ज्वाइन किया है हैंड किसके साथ? एस फार्म्स इंडिया के साथ, विच इज द ई मार्केट प्लेस फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, टू लॉन्च अ फार्म लैंड प्राइस इंडेक्स। एक फार्म लैंड प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है, जो कि IIM अहमदाबाद एस फार्म्स इंडिया लैंड प्राइस इंडेक्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। लैंड प्राइस इंडेक्स, लैंड प्राइस इंडेक्स होता क्या है? एक्चुअली लैंड प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि वो लैंड के प्राइस का मूवमेंट मेजर करता है, लैंड के प्राइस का मूवमेंट मेजर करता है और बेंचमार्क प्राइसेस सेट करने में मदद करता है कि किस एरिया में लैंड का प्राइस कितना है, कितना कंपनसेशन देना है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल लैंड है या फार्म लैंड है, अगर गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन करना है तो उसका बेसिस क्या होगा, किस प्राइस पे वो, उसका बेंचमार्क प्राइस क्या है उस लैंड का। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डिसाइड होती हैं फ्रॉम दिस इंडेक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड लॉन्च किसने किया है? IIM अहमदाबाद ने और एस फार्म्स इंडिया ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। और ये कंपोजिट प्राइसिंग मैकेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और मंथली बेसिस पे इसको निकाला जाएगा। इट विल बी अपडेटेड ट्वाइस अ ईयर, ठीक है ना। 2 बार इसको अपडेट किया जाएगा, ट्वाइस अ ईयर इट विल बी अपडेटेड। एंड कंपोजिट प्राइस मैकेनिज्म ऑन अ मंथली बेसिस इट विल बी डन। एंड द इंडेक्स विल ट्रैक द प्राइस मूवमेंट ऑफ द मार्केट प्लेस एंड कम अप विद अ कंपोजिट प्राइसिंग, ठीक है ना। तो ये प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करेगा और एक कंपोजिट प्राइसिंग निकल के सामने लाएगा। अगली न्यूज़ है सोलोगैमी या सेल्फ मैरिज का भी एक केस सामने आया। आपने देखा होगा कि गुजरात में एक महिला है जिसने कहा है कि शी विल मैरी हर सेल्फ एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव, है ना। तो एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव शी विल बी मैरिंग हर सेल्फ ओनली, है ना। एंड दिस विल बी डन विद एक बिल्कुल जैसे सेरेमनी होती है ना, मैरिज सेरेमनी, वैसी की जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा उसके साथ नहीं बैठा होगा, वो खुद ही रहेगी, है ना। तो दिस इज द थिंग विच विल बी हैपनिंग। इस तरीके की जो मैरिज होती है उसको बोलते हैं सेल्फ मैरिज या सोलोगैमी या ऑटोगैमी, ठीक है ना। ऑटोगैमी, सोलोगैमी या सेल्फ मैरिज इसको आप कह सकते हैं। और सोलोगैमी इज एन एक्ट ऑफ मैरिंग वनसेल्फ इन अ पब्लिक सेरेमनी, ऑफन रेफर्ड टू एज ऑटोगैमी और सेल्फ मैरिज। तो याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या इसका कोई लीगल स्टेटस है इंडिया में? नहीं, सेल्फ मैरिज और ऑटोगैमी या सोलोगैमी हैज़ नो लीगल स्टेटस इन इंडिया। इसको ऐसे डिफाइन नहीं किया गया, इट हैज़ नो लीगल स्टेटस इन इंडिया, लेकिन इट इज़ जस्ट यूज टू सिम्बॉलिकली एम्फेसाइज द लव फॉर सेल्फ, है ना, वन सेल्फ, खुद के लिए। जब आप इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओ कि आप खुद ही आप अपने आप से शादी कर लो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पराकाष्ठा क्या होगी। एंड नाउ दिस इज एक्चुअली अ मोड ऑफ सोशल मीडिया हीरोइक ऑल्सो, है ना। एक तरीके से सोशल मीडिया में फेमस होने का भी बहुत ही सस्ता तरीका है। आजकल इंडिया में ऐसे तरीके से भी लोग बहुत बहुत हिट हो रहे हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसका और कोई औचित्य नहीं है भाई। अगर आपको इतना खुद से प्यार है तो आप शादी ही मत करो, कुछ मत करो ना। उसको पब्लिकली दिखाना, मतलब दैट इज़ नॉट, आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप इस तरीके से आप बिल्कुल उसको लो की रख के भी काम कर सकते हो, बट नो, यू हैव टू हाईलाइट योर सेल्फ, यू हैव टू सेल योर सेल्फ इन दैट वे कि आप अपने आप को प्रोपोगेट कर रहे हो उस तरीके से। सो दैट इज़ वॉट इट हैपन्स, है ना, दैट इज़ वाई इट हैपन्स। तो दैट इज़ वॉट माई टेक ऑन दैट इज़। तो ये आपको केस समझ में आ गया। अब ये भी एक समझ लीजिए कि ये इंडिया का पहला केस, अगर आप बोले तो क्या इंडिया का पहला केस है? नहीं, इंडिया का भी पहला केस नहीं है और वर्ल्ड का भी पहला केस नहीं है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड में भी इससे पहले 1993 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी और 1993 में वहाँ पे कोई डेंटल डॉक्टर थी जिसने ये चीज़ की थी। तो ये दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट केस इन द वर्ल्ड, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। कश्मीरी पंडित्स फ्ली वैली, अब नाउ दिस इज अगेन अ सीरियस केस दैट इज हैपनिंग इन कश्मीर। आप सबको पता होगा कि रिसेंटली 4-5-6 दिन में हमने देखा है कई टारगेटेड किलिंग्स वहाँ हुई हैं, बैक टू बैक किलिंग्स हुई हैं, विच हैज शैटर्ड द फेथ इन द सिक्योरिटी सिस्टम, नॉट ओनली इन द सिक्योरिटी सिस्टम बट जो भाईचारे की लोग कहते हैं कि राजनीति है, भाईचारे की वो समाज है, तो इस तरीके से दैट इज अगेन शैटर्ड दैट। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट कश्मीरी पंडित्स, जिनको एक बार ऑलरेडी उनका एक्सोडस हो चुका है, नाउ दे आर अगेन फ्लीइंग the valley and this is not the way. Government should definitely do something for them, है ना। कश्मीरी पंडित्स के लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाकी सबके लिए तो होता ही रहता है, थोड़ा इनके लिए भी करना चाहिए। दैट इज व्हाट शुड हैपन नाउ, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ई वेस्ट रिसाइकलर से एक न्यूज़ आई है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये न्यूज़ बताई हुई थी। अभी रिसेंटली याद करो, मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्ट अभी उन्होंने प्रपोजल भेजा है फॉर द ई वेस्ट रूल, ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रपोजल भेजा, जिसमें उन्होंने एक प्रपोजल ये दिया है कि इस बार सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, है ना,
क्या होता है कि सर्टिफिकेट, आप सबको पता होगा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है ना। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको भैया कंट्रोल करना है, आपका जो एमिशन है वो भी कंट्रोल करना है, सारी चीज़ें हैं। तो एक क्रूशियल डिफरेंस 2016 में लास्ट ही आए थे, ई वेस्ट रूल 2016 में आए थे, और अभी जो रूल आ रहा है उसमें एक डिफरेंस ये कि अब EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स लाए जाएंगे। मतलब कि अगर आप सपोज करो कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जिसने अपना मतलब जो भी है वो पूरा नहीं कर पाया, तो वो एक सर्टिफिकेट बाय कर सकता है। दे कैन बाय द सर्टिफिकेट्स नाउ, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है EPR सर्टिफिकेट्स। EPR सर्टिफिकेट क्या होगा? रिसाइकलर्स ऑन प्रोसेसिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ई वेस्ट वुड बी गिवन अ सर्टिफिकेट वेरीफाइंग दिस नंबर बाय CPCB। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा, अगर कोई रिसाइकलर है उसने कोई ई वेस्ट प्रोसेस किया है, तो जितनी क्वांटिटी का उसने ई वेस्ट प्रोसेस किया है उतने का उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा CPCB द्वारा, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा वेरीफाइंग दैट कि इतनी क्वांटिटी का ई वेस्ट इन्होंने प्रोसेस किया है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड कंपनीज हैं वो ये सर्टिफिकेट खरीद सकती हैं फ्रॉम द CPCB टू मीट देयर एनुअल टारगेट, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गुड, जैसे कार्बन ट्रेडिंग होती है ना, उसी तरीके से अब ये EPR सर्टिफिकेट्स की भी ट्रेडिंग हो सकती है। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए अभी ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, फाइनल उसमें नहीं आया है, बट जिस तरीके से कार्बन ट्रेडिंग होती है ना, उसी तरीके से अब ये EPR सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग भी की जा सकती है। दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द एडिटोरियल पार्ट। एडिटोरियल पार्ट में हम आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो कि छूटने से आपका एग्जाम में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। कंट्रोल एंड डिलीट, अब ये यहाँ पे कल का जो न्यूज़ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने वाला, जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि गवर्नमेंट विल बी फॉर्मिंग अ कमिटी। गवर्नमेंट एक कमिटी बनाएगी एंड वो कमिटी रेगुलेट करेगी, फाइनल एक एपिलेट कमेटी के रूप में काम करेगी। दैट कमिटी विल बी एक्टिंग एज एन एपिलेट कमिटी। एंड एपिलेट कमिटी किसके लिए? देखो, क्या मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि लास्ट ईयर एक डिसीजन लिया गया था कि ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शुड हैव अ ऑफिसर जो कि काम करेगा इस तरीके से। हर अथॉरिटी रहेगी जो कि डिसाइडिंग बॉडी रहेगी, है ना, ठीक है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक डिस्प्यूट्स कमेटी बनानी पड़ेगी और उस वहाँ पर फिर एक व्यक्ति रहेगा जो कि डिसीजन लेगा किसी कंटेंट मॉडरेशन के रिगार्डिंग। नाउ पहले तो ये था कि वो कंटेंट मॉडरेशन की कमेटी का जो हेड रहेगा दैट विल बी डिसाइडिंग अथॉरिटी, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, नाउ देयर विल बी एन अपीलेट बॉडी जो कि गवर्नमेंट की एक कमेटी रहेगी, वो अपीलेट बॉडी रहेगी। एंड जो भी मॉडरेशन के रिगार्डिंग, अगर मॉडरेशन के रिगार्डिंग किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, या अगर वो जो डिसीजन हुआ है प्लेटफॉर्म का ग्रीवेंस ऑफिसर जो है उसने जो डिसीजन लिया है अगर उससे खुश नहीं है अगर व्यक्ति, फॉर एग्जांपल द ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ द ट्विटर और ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक विल बी गिविंग अ डिसीजन। नाउ सपोज इफ ए यूजर इज नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन, देन व्हाट विल हैपन इज दैट ही विल गो टू गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी एंड वहां पे फिर वो उसको अपील करेगा, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो जो डिसीजन ग्रीवेंस ऑफिसर ने लिया उसको चेंज कर सकता है और कंटेंट को डिलीट या जो भी मॉडरेशन करना है वो कर सकता है। तो अब इसका कई लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया है, जैसे गवर्नमेंट, अगर सपोज करो किसी केस पे गवर्नमेंट ही लिटिगेंट है, गवर्नमेंट ने ही कोई कंप्लेंट की है और गवर्नमेंट ही डिसाइडिंग बॉडी रहेगी, तो हाउ विल दिस वर्क सिस्टम, हाउ दिस सिस्टम विल वर्क? तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। कि गवर्नमेंट कमेटी डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट का ही कोई केस है, तो ओवरऑल कुल मिलाकर के पूरी जो पावर एक तरीके से सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेशन की, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इज दैट दे आर टेकिंग दैट पावर इन देयर ओन हैंड, है ना। दिस इज द सिंपल थिंग दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग द पावर ऑफ मॉडरेटिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स in their own hands. And is this good for the ease of doing business, चाहे आप बोल लें, चाहे is this good for the transparency and openness of the system, is this good for freedom of speech and expression, is this good for other fundamental rights? क्योंकि गवर्नमेंट सपोज करो किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा, फॉर एग्जाम्पल यू और आई wrote something and government is not happy with that. Now government does what? The government complains regarding that and social media content moderation or grievance officer orders in my favor. Suppose karo he orders in my favor that yes, and whatever I did was not wrong and this content should be there. Now that appeal will be made and now the government appointed committee will be looking into that matter, and obviously once the government appointed committee is looking into that matter, what will happen is that they will order in their favor and my content will be removed. तो सिंपल सी बात है, एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं से हार्म होगा। सो वही सारी चीज़ें यहाँ पे जो क्रिटिक है इसमें मेंशन था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
अगला जो एडिटोरियल है वो है न्यू इंडिया नीड्स फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे ऑथर ने जो बात कही है वो कही है कि जो हायर एजुकेशन है इंडिया में वो फ्री होना चाहिए, दैट शुड बी फ्री। सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, दैट शुड बी फ्री, ये सजेशन दिया है। अब ये फ्री कैसे हो सकता है? ये फ्री हो सकता है जब गवर्नमेंट एक तो सब्सिडी प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट थोड़ा फंड्स प्रोवाइड करे, दूसरा जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लोग हैं वो कॉलेजेस को पैसा दें, यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दें, तीसरा जो एल्यूमिनाई या एल्यूमिनस होते हैं कॉलेजेस के, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो उनको फंड्स दें। तो ये 2-3 तरीके पहले आप लिख लो इन तरीकों को कि किस तरीके से आप फंड्स इकट्ठा कर दो, क्योंकि एजुकेशन फ्री तो नहीं हो सकता, जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आएगा आइदर बाय द गवर्नमेंट दे रहा है पैसा, सब्सिडाइज कर रहा है एजुकेशन को। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि फिलैंथ्रोपिस्ट और जो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लोग पैसा देते हैं, वो पैसा यूज हो सकता है। तीसरा मैंने आपको तरीका बताया कि जो एल्यूमिनस हैं, जो एल्यूमिनाई है, वो कुछ तरीके से फंड्स अरेंज कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग चौथा तरीका है, क्राउड फंडिंग, या सिंपल सा आप क्राउड फंडिंग कर लो, आपका क्राउड सोर्सिंग कर लो कि भाई कल को आपका बच्चा भी तो पढ़ सकता है ना, तो थोड़ा बहुत 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये करके भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो क्राउड फंडिंग भी की जा सकती है। इस तरीके से एक कॉर्पस आप बना लें और फिर वो फंड्स यूटिलाइज कर लें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे वो फ्री हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने कुछ केस स्टडीज़ दी हैं, जिसमें रिसेंटली उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन का जिक्र किया है। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन है, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट फ्रॉम 2021-22 एकेडमिक ईयर इट विल पे द ट्यूशन फीस ऑफ ऑल इट्स स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द MD प्रोग्राम रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स। मतलब कि यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया है NYU ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन ने कि फ्रॉम 21-22 एकेडमिक ईयर इट विल पे द ट्यूशन फीस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एडमिटेड। जितने भी स्टूडेंट्स हैं एडमिट किए जाएंगे MD प्रोग्राम के लिए, उन सभी का जो फीस है, ट्यूशन फीस जो है, वो कौन देगा? वो अब स्कूल की तरफ से ही दिया जाएगा। एंड इट विल बी फ्री फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स। उनकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है इस पे मैटर नहीं करता है, वो अमीर घर से हैं, गरीब घर से हैं, ये मैटर नहीं करता है। देयर फीस विल बी पेड। ठीक है, एक ये केस है। दूसरा नॉर्डिक मॉडल है। नॉर्डिक कंट्रीज में जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन हो गई, ये प्रोवाइड करती हैं फ्री एजुकेशन टू देयर पीपल, है ना। अभी तक तो ये बाहर इंटरनेशनल के लिए भी फ्री थे, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया कि बाहर के स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे पैसा लेना शुरू किया है। बट अदरवाइज दे वर फ्री फॉर एवरीवन। एंड आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इनकी रैंकिंग चाहे आप हैप्पीनेस इंडेक्स में देखो, चाहे आप ह्यूमन इंडेक्स में देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट में देखो, तो सब में कितना टॉप पे रहते हैं। लो एक ये सारी चीज़। लेकिन मैं आपको इसका एक प्रॉब्लम बताता हूँ। देखो ये क्या है, ये कंट्रीज बहुत ही छोटी कंट्रीज, मतलब साइज है, ज्योग्राफिकल साइज अगर आप देखो तो इट इज दे आर वेरी स्मॉल कंट्रीज। तो एक जो लिमिटेशन आ जाता है, जो हमने जो ये मॉडल प्रपोज किया है, उसका लिमिटेशन ये है कि इंडिया की एक तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, दूसरा इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इन कंट्रीज़ में जितनी पॉपुलेशन होगी उतना शायद इंडिया के किसी एक डिस्ट्रिक्ट या किसी स्टेट में पॉपुलेशन हो, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि कंपेयर बहुत मुश्किल है कि आप कर पाएँ इंडिया को इन कंट्रीज़ के साथ। बट जो आइडिया प्रपोज किया गया है उसमें आप थोड़ा चेंजेस कर दो ना। मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल फ्री नहीं कर सकते, लेकिन सब्सिडाइज़ कर सकते हो, 60-70% तक सब्सिडाइज़ कर सकते हो। तो बहुत लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या बहुत लोग जिनको कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि जब मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, जैसे व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन आई वाज सेलेक्टेड इन VIT एज वेल, वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें भी बहुत अच्छी रैंक आई थी, एडमिशन मिल रहा था, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बहुत जगह पर एडमिशन मिल रहा था। बट आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच रिसोर्सेज। तो मुझे नहीं था कि मैं VIT में एडमिशन लूँ, है ना। दिस इज जेन्युइन केस। तो VIT में मैंने नहीं लिया एडमिशन, जबकि मुझे पता था कि उस समय टॉप 10 रैंक के कॉलेजेस में आता था इंडिया में, और ये सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज आई वुड हैव टेकन द एडमिशन, अगर कुछ सब्सिडाइज या कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होता। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, है ना। अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड ऑल, है ना। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा उनको प्राइस कम या सब्सिडाइज कर सको तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ गुड थिंग इन दैट। एंड बहुत सारे लोग वहाँ पे अपने मर्जी से पढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और कंट्री की इकॉनमी में भी मदद कर सकते हैं। सो दैट कैन हैपन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
अगला जो आर्टिकल है वो ग्रेजुअल इंगेजमेंट। अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है, ये लिखा गया इंडिया का जो इंगेजमेंट अभी तालिबान अफेक्टेड अफगानिस्तान के साथ है वो कितना है और कैसे बढ़ रहा है। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने डिसीजन लिया कि वो एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन को काबुल भेजेंगे टू मीट विद द तालिबान ऑफिशियल्स, है ना, विच शोज अ मार्क्ड डिफरेंस फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ न्यू दिल्ली दैट इट वॉज इन 1990s। 1990s में जो इंडिया की पॉलिसी थी उससे एक शिफ्ट करते हुए हमने एक नया चेंज किया है कि अब हम डेलीगेशन को भेज रहे हैं और तालिबान चूंकि अभी वहां पे रूल कर रहा है इन द अफगानिस्तान रीजन, तो तालिबान ऑफिशियल से मीटिंग करेंगे, जो कि हम नहीं करते थे। हम तालिबान के साथ इंगेजमेंट नहीं कर रहे थे। सो गवर्नमेंट ने कहा, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इट्स अ गुड मूव, एक तरीके से अच्छा मूव है कि हम वहाँ पे उनके साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे वो है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर अगर वो रूल कर रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन इन मीटिंग विद देम, है ना, उनके साथ मीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सो दैट इज अ थिंग विच इज अ गुड थिंग, और हमको बहुत ही स्लोली अपने साथ उनके साथ मर्ज होना चाहिए, स्लोली उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए और उनके साथ जो भी रिलेशन है उनको आगे टेक फॉरवर्ड करना चाहिए। अब ऑथर ने कहा कि हमने उनकी मदद की, ऐसा नहीं कि हमने मदद नहीं की, चाहे वीट का ट्रांसफ़र हो, चाहे कोविड के टाइम पे उनके साथ वैक्सीन्स हो या विंटर क्लोथ्स उनको भेजने हो, इन सब में हमने इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की थी। ऑब्वियसली बीच में बहुत सारा शॉर्टेज हो गया था, आपने देखा था, एंड ऐसे में इंडिया ने बहुत ऑलरेडी मदद की हुई है। ऑथर ने कहा कि इंडिया के लेकिन 3 कंसर्न्स है जब तालिबान पे बात आती है। तो तालिबान जब आता है तो इंडिया के 3 कंसर्न्स जो हैं वो सामने आते हैं। पहला कंसर्न है कि इंडिया ने वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 20 साल में। अगर देखो तो इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड मोर देन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दैट कंट्री, एंड उनको ये देखना है कि क्या उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ प्रोटेक्ट रहता है कि नहीं रहता है, और अफगान पीपल का जो गुडविल के लिए जो वो किया गया था इन्वेस्टमेंट, तो उससे उनका वाकई में गुडविल होता है या नहीं होता है ना। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। दूसरा है, तालिबान जब भी पावर में आता है तो अफगानिस्तान बिकम्स अ सेफ हेवन फॉर एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है ना। तो दूसरा जो कंसर्न इंडिया का है वो ये है कि तालिबान जब भी पावर में रहा है, सो अफगानिस्तान हैज़ बिकेम अ सेफ हेवन फॉर एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप, जैसे कि IM हो गया या बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वहाँ पे आ जाते हैं और वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ प्लान करने लगते हैं। तो ये दूसरा जो कंसर्न इंडिया का है वो है। तीसरा कंसर्न ये कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के प्रो में रहता है हमेशा, है ना, पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी ग्रुप है एक तरीके से, और वो भी अगर प्रो पाकिस्तानी है मतलब एंटी इंडिया होगा कुल मिला करके, तो ये भी एक बड़ा इशू रहता है जिसको कि हमको मैनेज करना है। सो यही चीज़ ऑथर ने बोली कि इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमको जो भी रिलेशन बनाना है वहाँ पे ये हमको क्लियर कर देना पड़ेगा तालिबान के साथ पहले ही कि ये जो कंसर्न्स है इनके बारे में आप पहले देखिए, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमको ये 3 चीज़ें 3 प्रॉब्लम आपसे नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। अगला यहाँ पे न्यूज़ है, कीप ESZ ऑफ 1 किलोमीटर अराउंड द फॉरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो फॉरेस्ट हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है कंट्री में, उनके आसपास मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए मिनिमम 1 किलोमीटर का, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डिमार्केटेड बाउंड्रीज। उनकी जो डिमार्केटेड बाउंड्रीज है वहाँ से कम 1 किलोमीटर तक की एक्सटेंट में आपको इको सेंसिटिव जोन रखना है, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, नेशनल पार्क्स की, इनके अराउंड, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन रिसेंट जजमेंट, जिसमें उन्होंने क्लियर कह दिया है कि भाई आपको कम से कम 1 किलोमीटर का वो डिमार्केटेड बाउंड्रीज के बाहर कम से कम 1 किलोमीटर का मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी पहले अगर मान लो कोई किसी एरिया का इको सेंसिटिव जोन या बफर जोन जो है अगर वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा का भी है तो भी वो रहेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर ही रखना है आपको, अगर सपोज करो ऑलरेडी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वो आपको उसी तरीके से मेंटेन करना है। और किसी भी तरीके की माइनिंग एक्टिविटी इंटरनली या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर किसी भी तरीके की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो हैज़ बीन मेड क्लियर बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ऑथर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जोन है जो 1 किलोमीटर की रखी जाएगी उसे एक ट्रांजिशन जोन के रूप में रखा जाएगा फ्रॉम हाईली प्रोटेक्शन टू लेसर प्रोटेक्शन। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम बना करके यहाँ पे दिखा दूँ, दैट विल समथिंग लाइक, मतलब यहाँ पे तो ये नेशनल पार्क है, अब ये 1 किलोमीटर का यहाँ बफर जोन है, 1 किलोमीटर का बफर जोन, इसके बाद फिर ये लो प्रोटेक्शन वाले एरियाज हैं, है ना, लो प्रोटेक्शन और ये हाई प्रोटेक्शन, बीच में ये ट्रांजिशन या बफर जोन, इस तरीके से कुछ होना चाहिए। दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये 3 बेंच जज का जजमेंट था और उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड फॉरेस्ट एंड ये सारी चीज़ें, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्लस कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट कहा कि माइनिंग विद इन द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज शैल नॉट बी परमिटेड। माइनिंग विद इन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विल नॉट बी परमिटेड।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो फ्रिवलस पीआईएल पिटीशंस होती हैं, जो फ्रिवलस जो आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो अगर आएंगे तो उनमें फ़ाइन लगेगा। अभी रिसेंटली कल तो उन्होंने भैया 18 लाख का फ़ाइन लगाने वाले थे वो। और ऐसे जो फ्रिवलस लिटिगेशंस, इनको जो टर्म दिया है वो है लग्जरी लिटिगेशन। याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको ये टर्म लिखा आता है लग्जरी लिटिगेशन या इस तरीके से, तो याद रखिए कि ये फ्रिवलस जो कंप्लेंट्स होती हैं, फ्रिवलस जो पीआईएल होते हैं, कई लोग क्या होते हैं इसको पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में इसको ले आते हैं। जैसे होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोई बड़ा मुद्दा होना चाहिए, कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या है बहुत ही अनशंट मैटर्स में खुद को प्रमोट करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरीके से कर देते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके के अगर लग्जरी लिटिगेशन हमारे सामने आएंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और कल 18 लाख का फाइन पहले लगा दिया था, फिर उसमें 2 लाख का फाइन फाइनली एंड हुआ था ना। 2 लाख का फाइन फिर भी लगाया उन्होंने, है ना, लिटिगेंट के ऊपर 2 लाख का फाइन फिर भी लगाया। सो दैट इज व्हाट हैज़ बीन देयर। उन्होंने कहा कल तो उन्होंने कहा था कि हर 1 मिनट का, हर 18 मिनट का 1 लाख रुपए वो ले रहे थे कि जितना केस आपने हमारा टाइम वेस्ट किया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जजेस का टाइम वेस्ट होता है, जो कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जाना चाहिए, वो फिर इस तरीके के फ्रिवलस कंप्लेंट्स में जाता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके की चीज़ों को रोका जाए और लग्जरी लिटिगेशंस को रोका जाए। अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे फैट फिंगर ट्रेड। अब फैट फिंगर ट्रेड एक टर्म आपको लिखा दिख रहा होगा यहाँ पे, फैट फिंगर ट्रेड। फैट फिंगर ट्रेड क्या होता है? ह्यूमन एरर कहलाती है। जैसे मान लो आपने मिस टाइप कर दिया कोई चीज़, या आपने ट्रेडिंग के दौरान कुछ ऐसी चीज़ टाइप कर दी जिससे बहुत मतलब वो गलत हो गया। जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने कहा था कि आपको भैया सपोज करो आपको HDFC बैंक के 1000 शेयर बेचने हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू सेल 1000 शेयर्स ऑफ HDFC बैंक, और आपने गलती से टाइप कर दिया कि 1 लाख शेयर्स ऑफ HDFC बैंक, है ना। तो इससे क्या होता है, मार्केट में बहुत उथल पुथल मच जाती है। क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड बियरिश है या बुलिश है ना, होता है ना, बुलिश मार्केट है कि बियरिश मार्केट है, मतलब ज़्यादा खरीदने वाला मार्केट है कि ज़्यादा बेचने वाला मार्केट है। तो जैसे ही आपने ज़्यादा बेचा वो बुलिश हो गया। अब जैसे बुलिश हुआ तो वहाँ पे आपने क्या, दूसरे लोग क्या कि वही बेचना शुरू कर दिए, ऐसे में शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ये जो एरर्स होती है ह्यूमन एरर्स के कारण होती है, और ये फैट फिंगर ट्रेड कहलाता है। सो फैट फिंगर ट्रेड क्या हो गया? It is a trade that is because of erroneous action resulting from pressing wrong key। जब आप wrong key प्रेस कर देते हो ट्रेड के दौरान, तो जो एरर्स आपकी होती हैं उसको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाती हैं? आपकी फैट फिंगर एरर या फैट फिंगर ट्रेड कहलाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।